जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपनी अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी यानी CSIR और NAL से आई एक रिपोर्ट से, जहां पर रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इनके द्वारा जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 2 है, जिसको हम तेजस मार्क 2 के नाम से जानेंगे, उसके जो कंट्रोल लॉज है, इसके लिए जो इवेल्युएशन प्रोसेस है, इसको शुरू कर दिया गया है। और ये एक क्रूशियल स्टेप होता है जो कि एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंटल प्रोसेस में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसकी शुरुआत 2023 और 24 में ही कर दी गई थी, जहां पर उस समय जो एयरक्राफ्ट का टेक ऑफ फेज है, उसमें जो कंट्रोल लॉज है, उनको ध्यान में रखकर आगे काम बढ़ाया गया था, जहां पर पायलट एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं टेस्टिंग लूप में। तेजस मार्क 2 की बात करें तो ये तेजस मार्क 1A का एक इन्हेंस्ड वेरिएंट होने वाला है, जिसमें बहुत सारी आपको इन्हेंसमेंट देखने को मिलेंगी, जिसमें एक ज़्यादा पावरफुल इंजन इस्तेमाल होता दिखाई पड़ेगा। इसकी जो रेंज है उसको भी काफ़ी एक्सटेंड किया गया है। इसके अलावा इसकी जो पेलोड कैपेसिटी है, ये भी ज़्यादा होगी। कंट्रोल लॉस की बात करें या फिर आप इन्हें फ्लाइट कंट्रोल लॉ भी कह सकते हैं, ये एक एल्गोरिथम होती है जो कि बेसिकली इस चीज़ को निर्धारित करती है कि एयरक्राफ्ट जो पायलट के द्वारा मिला इनपुट है उस पर कैसे रिस्पॉन्ड करता है। और इसमें बहुत सारे जो अलग अलग इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और फ्लाइट कंट्रोल लॉस को सुनिश्चित करने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि आने वाले भविष्य में किसी प्रकार का जो मिसहैप है, उसको पहले ही अवॉइड किया जा सकता है। दरअसल आप कह सकते हैं कि जो फ्लाइट कंट्रोल लॉज होते हैं, ये एयरक्राफ्ट की सेफ्टी, स्टेबिलिटी और एफिशिएंट फ्लाइट को सुनिश्चित करते हैं और उनकी परफॉर्मेंस को स्टेबल बनाए रखने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और अब इस समय CSIR NAL इसी पर काम कर रही है। आपको बताते चले कि तेजस मार्क 2 को लेकर अब जो खबरें हैं, आपको लगातार सुनने को मिलती रहेंगी, क्योंकि इसका संभावित रोल आउट 2025 के मध्य से 2025 के अंत तक बताया जा रहा है। और इसी बीच हमें जो पहला एयरक्राफ्ट है वो देखने को मिल सकता है, और निसंदेह ये 2028 से 29 तक प्रोडक्शन में उतारा भी जा सकता है। जैसे ही ANI के तरफ से एक इंटरव्यू पब्लिश किया जाता है HAL के चीफ का, जहां पर वो जेट इंजन के बारे में बात करते हैं और वो ये कहते हैं कि हम जनरल इलेक्ट्रिक के साथ लगातार संपर्क में हैं और हम ये प्रयास कर रहे हैं कि जो F404 इंजन है, इनकी डिलीवरी को शीघ्र शुरू किया जा सके, ताकि हम एयरक्राफ्ट की प्रोडक्शन को बढ़ा सकें। लेकिन इसके बाद लोगों के मन में एक रोष की भावना फिर से उत्पन्न हुई है और सवाल सबसे ज़्यादा उठाए ये गए हैं कि आखिरकार हम तेजस मार्क 1A में भी F414 इंजन का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते भविष्य में, क्योंकि हम सब जानते हैं कि 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ ये इंजन भारत में बनाए जाएंगे। तो इस पर जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, उन्होंने अपना तर्क रखा है और ये बताया है कि आखिरकार क्यों जो F414 इंजन है, ये तेजस मार्क 1A के लिए ज़्यादा सेंस नहीं बनाता, और आखिरकार अगर हमें कभी भविष्य में इंटीग्रेट करना भी पड़ गया तो हमें कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। अब अगर हम बात करें इंजन की लेंथ की, तो F404 और F414 दोनों की जो लेंथ है, ये बेसिकली 154 इंचेस की है। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो बदल तब जाती हैं जब हम बात करते हैं इनके डायमीटर और विड्थ की। F404 की बात करें तो इसका जो डायमीटर है, या इसका जो मैक्सिमम फैन डायमीटर है, वो 35 इंचेस का है, जबकि F414 में जो मैक्सिमम फैन डायमीटर है, ये आपको 35.5 इंचेस का देखने को मिलता है। यानी 0.5 इंचेस की जो बढ़ोतरी है वो आपको देखने को मिल जाती है। अब आप में से बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि सिर्फ 0.5 इंचेस ही तो है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। दरअसल यही तो मेन बात है। भले ही आपको ये जो डायमीटर में डिफरेंस है ये मिनिमल नज़र आता हो, लेकिन इसके लिए हमें जो एयरक्राफ्ट का एयरफ्रेम है, इसमें कुछ बदलाव करने पड़ सकते हैं, जैसे कि इंजन हाउसिंग हो गई, कूलिंग सिस्टम हो गया, ताकि यहाँ पर जो प्रॉपर एयर फ्लो है वो इंजन तक पहुँचता रहे। अब अगर हम थ्रस्ट आउटपुट की बात करें तो F404 हमें 84 न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करता है आफ्टर बर्नर के बाद, और F414 GEINS6 इंजन जो है, ये आफ्टर बर्नर के बाद 98 न्यूटन का थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है। निसंदेह अगर तेजस मार्क 1A में ये इंजन इंटीग्रेट किया गया तो इसमें जो स्पीड है वो बढ़ेगी, रेट ऑफ क्लाइंब बढ़ेगा, और जो ओवरऑल पेलोड कैपेसिटी है ये भी हमें बढ़ती हुई देखने को मिलने वाली है। लेकिन आपको बता दें कि तेजस मार्क 1A में जो इन्हेंस थ्रस्ट की हम बात कर रहे हैं, इससे कॉम्बैट इफेक्टिवनेस तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी, लेकिन इसके लिए फिर से हमें जो स्ट्रक्चरल रीइंफोर्समेंट है और जो कूलिंग मैकेनिज्म है, इस पर डिटेल में हमें पहले एनालिसिस करना पड़ेगा। अध्ययन के बाद जो चेंजेस हैं वो करने पड़ेंगे, तब जाकर के तेजस मार्क 1A इन इंजन्स को एकोमोडेट कर पाएगा।
वहीं अगर हम वेट की बात करें तो आप सब जानते हैं कि F404 का जो वेट है 1036 किलोग्राम का है। यहाँ पर ड्राई वेट की बात हो रही है। और अगर हम F414 के ड्राई वेट की बात करें तो ये 1110 किलोग्राम का है। यानी कि यहाँ पर जो वजन है ये F414 का ज़्यादा है। और एडिशनल वेट का एक नुकसान भी हो सकता है कि एयरक्राफ्ट की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ये यहाँ पर डिस्टर्ब हो सकती है और इसका प्रभाव मनोवरबिलिटी पर हो सकता है। और इसके लिए हमें जो है एडजस्टमेंट है वो निसंदेह करनी पड़ेंगी ताकि हम ऑप्टिमल फ्लाइट कैरेक्टरिस्टिक्स को प्राप्त कर सकें। और इसके अलावा एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि इसके बेनिफिट भी हैं और इसके ड्रॉबैक्स भी हैं। बेनिफिट्स ये होने वाले हैं कि इस इंजन का इस्तेमाल करने से जो थ्रस्ट टू वेट रेशियो है काफ़ी बेहतरीन होगा, क्योंकि F414 ज़्यादा थ्रस्ट जनरेट करते हैं और तेजस मार्क 1 का जो थ्रस्ट टू वेट रेशियो है काफ़ी इंप्रूव कर देंगे। और इससे एजिलिटी, एक्सेलरेशन और जो शॉर्ट टेक ऑफ कैपेबिलिटी है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। और इसके अलावा जो ऑपरेशनल सीलिंग है और पेलोड कैरिंग कैपेसिटी है वो काफ़ी बढ़ेगी, जिसका प्रभाव हमें एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड रोल में देखने को निसंदेह मिलेगा। लेकिन इसमें जो कॉम्प्लिकेशंस है वो कम नहीं है। पहली बात तो जो इंटीग्रेशन और दूसरी जो कॉस्ट है ये काफ़ी ज़्यादा होंगी, क्योंकि हमें स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन से लेकर सॉफ्टवेयर मॉडिफिकेशंस तक भी करनी पड़ेंगी। और इसके अलावा जो बढ़ा वेट है ये फ्यूल कंजम्पशन को काफ़ी बढ़ा देगा, जिसका मतलब ये है कि या तो तेजस फिर एडिशनल ड्रॉप टैंक्स को कैरी करे हर मिशन में, या फिर इसे एक नियमित समय अंतराल पे हमें लैंड करवाना होगा रिफ्यूलिंग के लिए। तो ये सारे चैलेंजेस भी हैं जिन्हें देखना पड़ेगा। इसलिए फ़िलहाल तो हम ये कह सकते हैं कि F414 एक ऑप्शन नहीं है तेजस मार्क 1 के लिए। हमें इसी कैटेगरी का इंजन चाहिए जो कि जनरल इलेक्ट्रिक F404 जिसमें आता है। दोस्तों, राफेल एम और टेडबीएफ को लेकर के जो वाद विवाद है ये ख़त्म होता नज़र नहीं आ रहा है। और इस समय ये जो वाद विवाद है इसमें कुछ बहुत ही ज़्यादा सेंसिबल टॉपिक्स भी रेज किए गए हैं। आप सबको पता है कि INS विक्रांत जो एयरक्राफ्ट कैरियर है इसमें फ़िलहाल हम MiG-29 को ऑपरेट करते हैं। और हमें ये भी पता है कि हमारे पास ये बहुत कम संख्या में है, तकरीबन 40 ही MiG-29 ऑपरेशनल हैं जिन्हें हम एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट कर सकते हैं। और इसके लिए हमें क्रमशः इन नंबर्स को INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत में स्प्लिट करना पड़ता है। लेकिन जयदीप मावलंकर सर की बात करें तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं अब जो TDF प्रोग्राम है वो ठंडे बस्ते में जाता नजर आ रहा है, क्योंकि अभी तक ना तो इसको CCS का अप्रूवल मिला है और ना ही इस प्रोग्राम में कोई बड़ा डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रहा है। दरअसल उनका कहना है कि CCS अप्रूवल का जो डिले है ये कहीं ना कहीं इस तरफ इंगित करता है कि भारतीय नौसेना कहीं आने वाले भविष्य में एडिशनल राफेल की तरफ ही ना चली जाए। और जो संभावनाएं बन रही हैं इस समय बेसिकली TDF को एक्वायर करने की, वो ठंडे बस्ते में ही ना देखने को मिले। उन्हें इस बात का डर है कि इस प्रोग्राम को जितना महत्व दिया जाना चाहिए था ये प्रोग्राम उतना महत्व प्राप्त नहीं कर रहा है, क्योंकि जितना युद्ध स्तर पर कार्य इस प्रोग्राम के लिए करना चाहिए हमें, हम उतना काम नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक CCS अप्रूवल ही नहीं मिला और CCS अप्रूवल मिलने के तकरीबन आप 3 से 4 वर्षों में पहले प्रोटोटाइप को एक्सपेक्ट करते हैं। शुरुआत में ये माना गया था कि जो पहला प्रोटोटाइप है 2026 तक देखने को मिल जाएगा, लेकिन जिस तरह का रवैया इस समय अपनाया गया है रक्षा मंत्रालय के द्वारा उसको देखकर लगता नहीं कि 2026 या 27 तक इसके हमें दर्शन भी होंगे। आपको बताते चले कि TDF को भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखकर बनाया गया है और इसे इंडियन राफेल भी आप कह सकते हैं। लेकिन अब इसकी स्पष्ट टाइमलाइन पे कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती, क्योंकि जैसा हमने पहले भी कहा कि जब तक CCS अप्रूवल किसी प्रोग्राम को नहीं मिलता वो प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ता। तो यहाँ पर यही उम्मीद की जा रही है कि भारत की सरकार जो है, जो रक्षा मंत्रालय है, वो इसको जल्दी से जल्दी हरा झंडा दे दे, क्योंकि हरी झंडी मिलने के बाद ये प्रोग्राम न सिर्फ भारतीय नौसेना के लिए महत्वपूर्ण होगा बल्कि आने वाले भविष्य में संभावित है कि इसका एयरफोर्स वेरिएंट हमें इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में भी देखने को मिल जाए। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।